मेरी जाहिल पत्नी को न बोलने की तमीज़ थी, न उसे रोटी बनाने आती थी। मैंने शहर में आकर दूसरी शादी कर ली और गांव वाली पत्नी को फ़ोन किया, बेशक तुम मुझसे डिवोर्स ले लो और दूसरी शादी कर लो, मगर उसने मना कर दिया। कई साल बाद मैं गांव आया तो मेरा कच्चा घर हवेली में बदल गया था और गांव के बड़े बूढ़े जमींदार लोग मेरे पास आ गए और सब लोग मेरे कदमों में बैठकर कहने लगे, बेटा अपनी पत्नी से कहकर हमारी ये समस्या हल करवा दो। किसी का बेटा जेल में था, किसी के घर बिजली की समस्या थी और कहीं पानी की और कहीं गैस की समस्या थी। मैं हैरान हुआ, ये लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए। मेरी जाहिल पत्नी उनकी समस्या कैसे हल करवाएगी? लेकिन सामने से अपनी पत्नी को आता देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि वह तो, अंकल जी आपको कुछ नहीं होगा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास आपको लेकर जाऊंगा, आपका इलाज करवाऊंगा, बस आप हिम्मत ना हारो। बेटा मुझे लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की, कोई कमी नहीं की, बस मरने से पहले मुझ पर एक और एहसान कर दे, मेरी गोद ली हुई बेटी गायत्री से शादी कर ले। ये पगड़ी बहुत भोली है, मेरे मरने के बाद अकेली रह जाएगी। गगन जो अपने अंकल जी की आंखों में आंसू देख रहा था, उसके अंकल जी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अंकल जी एकदम से पीछे हुए थे, ये सच था, उसके अंकल जी ने उसे बाप बनकर पाला था। अंकल जी के गगन पर बहुत एहसान थे, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी था कि वह उनकी बेटी से शादी कर लेता। वह तो शहर की किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था। गायत्री तो गांव की एक साधारण सी लड़की थी। गगन अंकल जी से कुछ कहने ही लगा था, तभी अंकल जी ने एक जोरदार हिचकी ली। ऐसे लगा जैसे ये उनकी आखिरी पल थी। अंकल जी ने एक बार फिर हाथ जोड़े तो गगन ने गायत्री से शादी की हामी भर ली थी और कहा, अंकल जी आप जैसे कहोगे वैसा ही होगा। उसके अंकल जी ने आखिरी बार सांस ली, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन गगन और गायत्री की मंदिर में शादी हो गई। कुछ लोग उस शादी में शामिल थे। गायत्री और उसके पिता तो खुश थे, मगर गगन का दिल जल चुका था। उनके शादी को अभी कुछ ही दिन तो बीते थे कि उसके अंकल जी की मृत्यु हो गई। ये दिन गायत्री पर बहुत भारी था। अब उसका गगन के अलावा कोई नहीं था। उसे पता था गगन ने ये शादी बहुत मजबूरी में आकर ही की है। वह तो उसके तरफ देखता तक नहीं था। एक दिन गायत्री अपने बाप के कमरे में बैठी थी जब उसे अपने बाप की एक डायरी नजर आई। वह उसे खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी, मैं तुझे गगन के साथ पवित्र बंधन में बांधकर दुनिया के बुरी नज़रों से बचाना चाहता हूँ। वह तेरी सुरक्षा जरूर करेगा। ये शब्द गायत्री के दिल में तीर की तरह लगे। उसने फैसला किया कि वह खुद को मजबूर नहीं बनाएगी, बल्कि हालात और वक्त का डटकर मुकाबला करेगी। जहाँ लोग सिर्फ गगन का नाम ही नहीं लेंगे, बल्कि गायत्री को उसकी अपनी पहचान से जानेंगे। दूसरी तरफ गगन के अंदर भी कुछ हिलने लगा था, मगर अभी बहुत देर थी। बस वादा करके जिंदगी नहीं बितानी थी और ना ही किसी के मरने से पहले उसका वादा जिंदगी भर साथ ढोना था। ये कहानी अभी शुरू हुई है। रात के पिछले पहर जब गांव के कुत्ते भी थक कर सो चुके थे, गगन धीरे से खिड़की के पिछले हिस्से से बाहर निकला। अपने कमर पर एक पुराना सा बैग और कुछ पैसे और दिल में बेचैनी तूफान लिए वह कदमों की चाप दबाकर गली पार करके, गायत्री ने आंखें खोली थी मगर कुछ नहीं कहा। उसके दिल ने पहले ही भांप लिया था कि गगन अब यहाँ नहीं रुकेगा। अभी उसके पापा के दुख से वह बाहर भी नहीं आई थी। गगन का दिल सुकून में नहीं था। गगन ने खुद से कहा, यह जिंदगी नहीं कैद है, मैं कोई बूढ़ों के वादों का गुलाम नहीं, मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। उसे ना गायत्री से प्यार थी और ना उसकी चुप्पी से कोई फर्क पड़ता था। उसके नज़दीक बस एक पुरानी जिम्मेदारी जो अब पूरी हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद शहर के रंग बिरंगी नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। रेलवे स्टेशन से उतरकर उसने शहर के एक कमरे वाला क्वार्टर में जाकर रुका। वहाँ की छत टपकती थी, दीवारों सीलन से भरी हुई थी। ये आज़ादी थी। काम की तलाश में दर दर मार खाने के बाद एक गोदाम में उसको काम मिल गया। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे बोरियों का बोझ उठाना था। रात को थके जिस्म गंदे कपड़ों के साथ ही वह अपने आप को बिस्तर पर गिरा देता, मगर गगन के चेहरे पर सुकून था, जैसे वह किसी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हो। एक दिन जब वो गोदाम से वापस आ रहा था, एक चाय के होटल पर उसकी मुलाकात सुगंधा से हुई। सुगंधा सीधी सादी मगर नज़रों में बहुत कुछ छुपाए हुए थी। 2 मुलाकातें, कुछ अधूरे शब्द और कुछ चाय के बहाने होने वाली बातों ने गगन को नया रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुगंधा ने एक दिन अचानक कहा, क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो? गगन ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुमने मुझे पूरा किया। कुछ हफ्तों में उन दोनों ने फिर से शादी की और ये भी शादी उन लोगों ने मंदिर में की थी। गगन ने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह भुला दिया था। गायत्री, गांव और अपने अंकल जी को और पीछे सब कुछ धुंध की तरह रह गया था। सुगंधा के साथ जिंदगी कुछ दिनों के लिए हंसी खुशी महसूस हुई थी, मगर फिर वही गरीबी, वही थकान,
वही नाकामी। सुगंधा जल्दी ही इस मेहनती और खाली इंसान से उकतासी गई थी। उसकी आंखों में सपने थे मगर गगन के पास सिर्फ थकान। तुमने वादे तो बड़े किए थे गगन, मगर तुम तो खुद ही अधूरे हो। मुझे क्या पूरा करोगे? सुगंधा की आवाज़ में थोड़ी कड़वाहट थी। गगन चुप रहा। वह जानता था उसके पास ना इतनी कोई डिग्री थी और ना कोई हुनर, और सुगंधा जैसे लोग चाहते थे वह सिर्फ मेहनत करना जानता था। पर उसका दिल बहुत खाली था। इधर गायत्री गांव में दिन रात खुद को संभाल रही थी। उसने गगन के चले जाने पर आंसू नहीं बहाए थे। वह बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। लोगों ने अफवाहें उड़ाई, गगन अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया है। ये तो था ही बेकार, निकम्मा। ये सिर्फ रामपाल का ही सहारा था। गायत्री ने सबका सुनकर मगर कोई जवाब नहीं दिया। अंदर ही अंदर उसने एक वादा किया कि वह खुद को किसी के नाम की मोहताज नहीं बनाएगी, न बाप का न पति का। गगन गायत्री की याद सिर्फ उस वक्त आती जब सुगंधा अपनी कड़वी बातों से उसका कलेजा चीर देती, जब सुगंधा के शिकायतों पर अब गगन गांव की सूखी रोटी उसे याद आती थी। गायत्री ने कभी शिकायत नहीं की थी, उसने कभी जुबान नहीं खोली थी, मगर उसकी चुप्पी में वह सुकून था, इज्जत थी, भरोसा था। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, सुगंधा ने दरवाज़ा बंद किया और कहा, अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, मैं जा रही हूँ। गगन के सामने एक बार फिर खाली कमरा, गीला बिस्तर और अकेलापन था। अब उसे महसूस होने लगा था ना शायद मैंने जो छोड़ा था वही असल ज़िंदगी थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शायद था मगर इतना आसान नहीं जितना वो समझता था। शहर के शोर में गगन की जिंदगी एक अंधे दायरे में कैद हो चुकी थी। हर सुबह उसे लगता जैसे वो किसी बंद कमरे में सांस ले रहा हो। सुगंधा के जाने के बाद कमरे की दीवारें भी उसे काटने को दौड़ती थी। वही टपकता कमरा, वही खाली चारपाई, और जो बचा था वो केस मुकदमा में लग गया था। सुगंधा ने उस पर केस कर दिया था और उससे डिवोर्स ले ली थी। अब सिर्फ पेट भरने की मजबूरी थी, कोई जज्बा ये मंजिल नहीं थी। गोदाम का वही बोझ, वही चीख, वही थकान, दिन के 10-12 घंटे बोरियों का बोझ, ये काम उसे थका देती थी। और शाम को वह खाली जेब, झुके कंधों के साथ कमरे में वापस आता था। एक दिन गोदाम के मैनेजर ने आकर कहा, आज से तनख्वाह आधी होगी, कारखाने में काम कम है। गगन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। किराया, खाना, कपड़ा, ये सब अब बोझ बन चुके थे। कुछ दिन वह चाय पर गुजारा करता रहा। वक्त ऐसा आया, उस दिन वह काम पर जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ। चोट तो उसे ज़्यादा नहीं आई थी, लेकिन कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था। गगन की आंखें बंद थी, चेहरा पीला पड़ गया था। उसे करीबी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बदबूदार बेड, पर्दे, शोर मचाती नर्सें, ये सब उसे बेहोशी की हालत में महसूस हो रहा था। उसका बदन बेजान सा पड़ा था, जैसे किसी ने जान निचोड़ दी हो। वह एक नर्स जो पिछले कई घंटे से शिफ्ट कर रही थी, गगन के बेड के पास आकर रुकी। उसने फाइल खोली, नंबर चेक की और वार्ड बॉय से कहा, ये केस सिर्फ भूख का है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लोग भी ना, मजदूर होकर भी खुद का ख्याल नहीं रखते। उस वार्ड बॉय ने झुंझलाकर कहा। नर्स ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया, खुद का ख्याल कैसे रखें जब दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया हो। सफाई करने वाली दीदी जब बिस्तर के नीचे झाड़ू दे रही थी तो गगन की जेब से एक तस्वीर निकली। रामपाल और गायत्री की ये पुरानी तस्वीर थी। उसने न जाने कब से उसे संभाल कर रखी हुई थी। ये कौन है? नर्स ने तस्वीर को गौर से देखा। शायद उसकी पत्नी हो या कोई अपना लगता है, सब छोड़कर आया होगा। सफाई वाली ने कहा। 2 दिन बाद गगन को होश आया। उसने आंखें खोली, छत को घूरा, एक लंबी सांस ली, फिर आसपास देखा। अस्पताल के कमरे में चुप्पी थी। नर्स दवाई रखने आई तो उसके तरफ देखा। क्या हाल है तुम्हारा? नर्स ने नरमी से पूछा। गगन ने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया। जिंदा हूँ। नर्स ने थोड़ा पानी पिलाया और नरमी से बोली, जिंदा हो तो जीना सीखो, खुद को इस हाल में मत छोड़ो। जिंदगी बोझ नहीं, मौका है। ये शब्द बड़े सादे थे मगर गगन को चुभ गया था। दिल के अंदर कहीं गहराई पर उतर गया था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। शायद इस शब्द ने पहली बार उसे किसी काबिल महसूस करवाया था। रात के वक्त अस्पताल में रोशनी मध्यम हो चुकी थी। सिर्फ पंखे की आवाज़ और कभी कभार किसी मरीज की खांसी सुनाई देती थी। गगन चुपचाप लेटा हुआ था और उसकी आंखों के आगे गायत्री का चेहरा घूम रहा था। काश मैं उसे समझ पाता, उसने दिल ही दिल में सोचा और उसके लिए पछताया। वह जानता था जिंदगी उसे नीचा गिरा चुकी है। अब सिर्फ या तो वह ज़मीन पर पड़ा रहेगा या फिर खुद को संभाल कर उठकर खड़ा हो जाएगा। सुबह जब नर्स दवाई लेकर आई, गगन ने पूछा, ये अस्पताल कहाँ है? हैरानी से उसे देखा। तुम्हें याद भी है या नहीं? ये दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल है। गगन ने धीरे से मुस्कुराकर सर हिलाया। ये आत्मा अब शायद दोबारा चलने को तैयार हो रही थी, मगर अभी कुछ बाकी था और रास्ता वह तो अभी शुरू होना था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद
गगन अपने रूम में वापस नहीं गया, जहाँ छत से पानी टपकता था, जहाँ दीवारें उसकी हालात पर मातम मना रही थी और जहाँ अकेलापन उसकी आत्मा को दबाती थी। उसने पहली बार अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखा। उसमें अपने बीते हुए कल की तस्वीर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल उसने चुप से बैठकर सिर्फ सांस ली और दिल में एक फैसला किया, बस अब और नहीं, अब वापस जाना है जहाँ सब कुछ छोड़ा था। अगले दिन कुछ पुराने कपड़े बैग में रखे और सीधा अपने गोदाम की तरफ निकल गया। उसने मालिक से कुछ रुपए जेब में लिए वह स्टेशन की तरफ चल पड़ा। ट्रेन के सफ़र में उसके साथ सिर्फ चुप्पी थी। कभी कभी खिड़की के बाहर देखकर पुराने मंजर को याद करता, बचपन के खेल, अंकल जी की छड़ी, गायत्री की नज़रें। दिल में कई सवाल छुपे थे। सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगता था। जब ट्रेन गांव के स्टेशन पर आकर रुकी तो गगन के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। गांव की तरफ कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे, जहाँ कभी उसका घर होता था, जहाँ रामपाल की खांसी सुनाई देती थी, जहाँ गायत्री के कदमों की छाप रात के सुकून में गूंजती थी। गांव में कदम रखते ही सब कुछ बदला बदला सा लगा। वही मिट्टी, वही गलियाँ, मगर लोगों की नज़रें, उनका अंदाज बदल चुका था। आओ गगन, याद आ गया तुम्हें गाँव? किसी बच्चे ने शोर मचा दिया। फिर जैसे पूरे गांव को खबर हो गई। मगर हैरानी की बात यह थी कि जिन चेहरों पर वह नफरत ढूंढ रहा था, वहाँ इज्जत थी, चुप्पी थी, हैरानी थी और कुछ ऐसा अपनापन जो उसे कभी पहले नहीं मिली थी। कैसे हो गगन भाई? अच्छा हुआ वापस आ गए। उसे लगा जैसे ये वह लोग नहीं थे जो उसे नीची नज़रों से देखा करते थे, जिनके नज़दीक वो बस एक निकम्मा बेकार लड़का था। अब हर एक की जुबान पर उसका नाम था, वो हर एक की आंखों में अजीब सी इज्जत। वह धीरे धीरे अपने पुराने मकान की तरफ बढ़ा। वही दरवाज़ा, वही पेड़ जिसके नीचे बैठकर अंकल जी हुक्का पिया करते थे। सब कुछ वैसा ही तो था, बस वक्त ने दीवारों पर थकान की एक चादर उड़ा दी थी। दरवाज़ा धकेल कर जब वो अंदर दाखिल हुआ था, हवा में चुप्पी थी। यही मेरी असली जगह थी, यही मेरी पहचान थी, गगन ने धीरे से कहा। वहाँ सामने के कमरे में बैठ गया जहाँ कभी रामपाल ने अपनी आखिरी सांस ली थी। दीवार पर आज भी वही कील लगी थी जिस पर गायत्री ने अपने बाप का रुमाल टांगा था। अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। एक बूढ़ा आदमी वहां हाथ बांधे खड़ा था। बेटा, तुमने वापस आकर बहुत अच्छा किया। रामपाल जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब तुम्हें भी इस गांव के लिए कुछ करना है। गगन ने आंखें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ बदल कैसे गया। उसी वक्त एक और आदमी आया जो गाँव का जाना माना आदमी था। उसने बंद लिफाफा गगन को थमाया। ये खत गायत्री ने हमारे पास छोड़ा था। शायद उस वक्त तुम यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन अब तुम आ गए हो। गगन ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला था। अंदर कुछ लाइनें थी। अगर तुम कभी लौटो तो जान लेना तुम्हें वह इज्जत मिलेगी जिसके लिए तुमने ये घर छोड़ दिया था और मुझे छोड़कर चले गए थे। अब यही तुम्हारी पहचान है। जिंदगी तुम्हें बार बार मौका नहीं देगी। अगर तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम उसका धन्यवाद जरूर कर देना। इस खत का हर शब्द गगन के आत्मा पर उतर रहा था। वह जो उसको मिट्टी समझता था, आज उसी के नाम पर गाँव वाले झुक रहे थे। सब कुछ गायत्री के सपनों और उसकी मेहनत और रामपाल की इज्जत की बदौलत तो थी। एक कोने में बैठ गगन देर तक सोचता रहा। वह खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, ना ही गायत्री से जो अब यहाँ मौजूद थी ही नहीं। आज उसकी ज़िंदगी पर सबसे गहरा असर छोड़ गई थी। रात को जब पूरे गांव में चुप्पी छा गई, गगन हवेली के आंगन में बैठा आसमान को तक रहा था। मैं वापस आ गया हूँ अंकल जी, लेकिन अब मैं वह गगन नहीं हूँ जो भाग गया था। मैं वह गगन बनूंगा जिस पर आपको गर्व होगा और शायद उसकी प्रार्थना बहुत जल्द ही स्वीकार हो गई थी, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत उसके दहलीज पर सर झुकाए खड़ी थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव के हवा में एक अलग ही गर्मा गर्मी थी। गगन ने हवेली के आंगन में बैठे बैठे कुछ बातें सुनी और दरवाजे के बाहर से जाते कुछ नौजवान आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। एक ने कहा, सरकारी रौब के साथ अब तो चौधरी भी उसके सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचते हैं। गगन ने चौंक कर सर उठाया। उसने दीवार के उस पार झांकने की कोशिश की जहां गांव के चौराहे पर कुछ चहल पहल हो रही थी। उसी वक्त एक लड़का जिसे वह बचपन से जानता था भागता हुआ आया। गगन भाई, अपनी गायत्री दीदी आ रही हैं। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए तैयार है। गगन को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। गायत्री, वही गायत्री जिसे वह चुप से छोड़ गया था, वही जिसे कभी उसने ये समझे बगैर छोड़ दिया कि उसके दिल पर क्या बीती होगी। वैसे किस लिए आ रही है? सरकारी काम है। वह अब किसी बड़े ओहदे पर हैं, इस पूरे जिला की कलेक्टर हैं।
ये खबर था कि उसके शब्द गगन के दिल को चीर कर रख रहे थे। गगन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, अपने कच्चे मकान के अंदर चला आया। उसका दिमाग अब सुन्न हो रहा था। उसे वह सब याद आया जब गायत्री चुपचाप उसके लिए चाय रखकर पलट गई थी। वह चुप से बड़ी तसल्ली से, वह बेजान मोहब्बत, सब कुछ आज गूंजने लगा था। दोपहर तक पूरा गांव एक अजीब से रंग में ढल चुका था। बाजारों की दुकानों पर नया रंग, चहल पहल थी। चौराहे पर साफ सफाई हो रही थी। चौपाल के सामने बड़ा सा बैनर लगाया गया था, इस जिला की कलेक्टर आ रही हैं। गगन की आंखें जैसे जम सी गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वही लड़की जो कभी किचन में ज़मीन पर बैठकर चूल्हा जलाती थी, आज इस पूरे जिला की कलेक्टर थी। शाम के करीब शोर हुआ था। बड़ी सी सफ़ेद रंग की गाड़ी गांव के रास्ते से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पर सरकारी बैनर भी लगा हुआ था। 2-3 पुलिस वाले भी साथ थे, मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। गगन अपने कच्चे मकान के दरवाजे के कोने में खड़ा चुपके से सब कुछ देख रहा था। गाड़ी चौपाल के पास रुकी, दरवाज़ा खुला। एक क्रीम कलर के सादा कपड़ों में, दुपट्टा कंधे पर, आंखों में कामयाबी की झलक, गायत्री बाहर निकली। उसकी चाल में भरोसा था, शब्दों में ठहराव था। पूरे गांव ने तालियों से उसका स्वागत किया था। वहाँ की औरतों ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया, बच्चों ने उस पर फूल निछावर किए थे। कभी सरपंच ने रामपाल को अपने चौखट तक आने ना दिया था। आज वे खुद हाथ जोड़कर गायत्री के सामने खड़ा था। बोला, गायत्री बहन, आपने तो पूरे इलाके का नाम ही रोशन कर दिया। आप पर हम गर्व करते हैं। गायत्री सर झुकाकर मुस्कुरा दी, मगर उसकी नज़रें भीड़ को चीरती हुई कहीं दूर उस कच्चे मकान की दीवार पर जा टिकी। पीछे झांकने लगी। उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई वहाँ खड़ा है। उसने गाड़ी के तरफ पलटने से पहले सोचा, रामपाल का घर, उसके कच्चे मकान, कभी उसकी कुर्बानियों की गवाही थी। आज अगर मैं कुछ बन सकी हूँ तो इस मिट्टी की बदौलत। लोगों की आंखों में सच्चाई थी। वहाँ चौधरी उसके एक एक शब्द पर सर हिला रहे थे, जिसे कोई हुक्म सुना रहे हों। गगन वहीं बैठा ज़मीन खोदता रहा। वह चाहता तो सामने जाकर खड़ा हो सकता था। उसका पति था, नाम अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ था, मगर उसे लगा अब वह उसके काबिल नहीं रहा। उसने जो कुछ छोड़ा था वह आज उसे कई गुना उससे बड़ी थी। उसे वह पल याद आने लगा जब वह शहर में मजदूरी करता था। सुगंधा की तीखी बातें, भूख से बेहोश होना, अस्पताल की वह नर्स जिसने कहा था जिंदा हो तो जीना सीखो। गायत्री बड़ी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। गांव की गलियां कुछ देर उसकी खुशबू से महकती रही। लोग देर तक उसकी बातों को करते रहे। रात को गगन उस कच्चे मकान में बैठा तारों को तक रहा था। गायत्री ने सिर्फ परीक्षाएं नहीं पास की थी, उसने जिंदगी जीत ली थी। अब गगन की बारी थी खुद को पहचान देने की, कुछ बनने की, या कम से कम एक सच्चा इंसान बनने की। उसने पीछे 5 साल बर्बाद कर दिया था। गायत्री ने उन 5 सालों में अपने आप को संवार लिया था। वह सोच रहा था, एक बार गायत्री से मिलकर उसे माफ़ी मांग लूँ, शायद वह मुझे माफ़ कर देगी। उसने कहा नहीं, वह मुझे ऐसे कभी माफ़ नहीं करेगी। तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने गांव का सरपंच खुद खड़ा था। उसने मेरे आगे एक लिफाफा बढ़ाया और कहा, अगर हम तुम्हारे हाथ पैर जोड़ते हैं, मुमकिन हो तो अपनी पत्नी से कहना ये काम हमारे लिए करवा दे, हमारी इज्जत का सवाल है। गगन हैरानी से उस लिफाफे को उठाए। अभी तक समझ नहीं पाया कि समस्या क्या है, आखिर क्या काम है। उसने धीरे से पूछा, जी अंकल, इस लिफाफे में ऐसा क्या है? उसने अपनी नज़रें चुराई। तुम खुद पढ़ लो, हम चाहते हैं तुम खुद उससे बात करो। वे लोग चले गए। गगन देर तक लिफाफा हाथ में थामे बैठा रहा। उसका दिल अनजानी घबराहट से धड़कने लगा। आखिर उसने लिफाफा खोला तो सिर्फ अंदर कुछ शब्द लिखे थे, गायत्री दीदी, आपकी हमें थोड़ी ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपके ज़िले में मौजूद थाने से हमारे 2 लड़कों को रिहा करवा दो। वह बेकसूर हैं। अगर आप सिफारिश कर दें तो समस्या रफा दफा हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बिरादरी की तरफ से। गगन को लगा जैसे ये खत नहीं, किसी भारी बोझ का पिटारा हो। जो कभी अपनी पत्नी को कमज़ोर, मजबूर, गंवार समझता था, उसे आज एक ताकतवर अफसर की हैसियत में देखने वाला था। इसी भरम में वह उठा और सीधा गायत्री के सरकारी दफ्तर वाले घर की तरफ चल दिया। रास्ते में बच्चों ने गगन को देखकर शोर किया, वह गायत्री दीदी के पति हैं। देखो देखो, कुछ बड़ों ने भी सर झुकाकर मुझे आदर सम्मान दिया। मगर गगन का दिल बोझ से भरता गया और दरवाजे पर पहुंचकर उसने आवाज़ दी। दरवाज़ा खुला। गगन का सांस रुक गया। सामने गायत्री खड़ी थी, सरकारी यूनिफॉर्म में, दुपट्टे को शान से संभालती। सीने पर नाम की प्लेट चमक रही थी। उसकी आंखों में ठहराव था, चेहरे पर नमी, मगर शब्दों में एक अलग सा दबदबा। उनका गला सूख गया। वो मुझे कुछ बात करनी थी। गायत्री ने दरवाज़ा पूरा खोला, उसे अंदर आने को इशारा किया। गगन धीरे से अंदर दाखिल हुआ, जैसे किसी अदालत में पेश हो रहा हो। कमरा पूरा फाइल से भरा हुआ था। सरकारी फ़ोन, मेज पर ताज़ा चाय का कप रखा था।
वही गायत्री जो कभी कच्चे मकान की दीवारों को कच्ची मिट्टी से लीपा करती थी, आज उसके कदमों के नीचे कालीनें बिछी हुई थी और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। ये खत है, गांव वालों ने दिया है, कुछ मदद मांगी है तुमसे। गगन ने वह खत उसके मेज पर रख दिया। गायत्री ने बगैर कोई सवाल किए वह खत खोला और पढ़ा, चुप से एक तरफ रख दिया। गांव वालों से कहना, मैंने इस देश में कुछ कर गुजरने के लिए ये वर्दी पहना है, किसी के पर्सनल खून खराबे के लिए नहीं पहना। जो लड़के जेल में बंद है ये मुजरिम हैं और वे जेल में ही रहेंगे, उनका मुकदमा चल रहा है। गांव वाले को कहना कि मैं ऐसे उनके कोई भी खूनी या मुजरिम को सपोर्ट नहीं करती। अगर गांव के लिए कुछ करना होगा तो मैं ज़रूर करूंगी, जिसमें गांव वालों की भलाई होगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गगन उसे गौर से देख रहा था। वही नज़रें जो कभी गगन को बेजान सी लगती थी आज सवाल कर रही थी। उस वक्त जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, जब तुमने ये समझा कि मैं बस एक बिन बोलती लड़की हूँ जो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। गगन की पलकें झुकने लगी। वह उस पल खुद को छोटा महसूस कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया था। माफ़ी, वो भी इतने बरसों बाद। तुम्हें लगता है ये शब्द बोलने से आपके पाप मिट जाते हैं? गगन की आंखें नम हो गई। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ बस अपनी गलतियों का बोझ कम करना चाहता हूँ। गायत्री ने कुर्सी से उठ के एक तरफ देखा। बाहर सूरज ढल रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कैसे हासिल किया? सिर्फ मेहनत से नहीं गगन, मैंने तुम्हारी दी हुई तन्हाई, तुम्हारे छोड़ जाने के सदमे, तुम्हारी चुप्पी नफरत को ईंधन बनाया। मैं हर रात जब तुम्हारे खाली बिस्तर को देखती तो मेरे दिल में ये वादा मजबूत हो जाता था कि मैं खुद को तुम्हारे बगैर पूरा करके दिखाऊंगी। और फिर वह दिन भी आया जब मेरा एसएससी का रिजल्ट आया। मेरी बरसों की मेहनत, बरसों की पढ़ाई का रंग ले आई। मेरे कंधों पर से एक भारी बोझ उतर गया। गायत्री ने गगन के तरफ देखा जो नजरें झुकाए खड़ा था और एक आंख भरकर कहा, वक्त बीत चुका है गगन, लेकिन अपनों के दिए हुए जख्म पीछे छोड़ जाता है, जिन्हें भरने में बहुत वक्त लगता है। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। गगन चुप से खड़ा था, जैसे उसके पाप आज उसके गर्दन में हार बन गए हों। उसकी झुकी आंखों में बहुत शर्मिंदगी थी। गगन ने नज़रें उठाकर देखा, अगर तुम सच में माफ़ी चाहते हो तो खुद को वह इंसान बनाओ जो अपने पाप का बोझ खुद उठा सके। गगन का दिल कांप गया था, आंखों से आंसू बह निकले थे। गायत्री की यूनिफॉर्म, उसकी आवाज़, उसका रुतबा, सब कुछ उसे छोटा, बहुत छोटा बना रहा था। बाहर निकला तो सूरज डूब चुका था। आसमान पर नारंगी रोशनी फैली हुई थी। शायद वह रोशनी गगन के अंदर भी कोई नया सूरज जगा रही थी। मगर वह जानता था रास्ता अब लंबा है और इस बार कदम और नीयत दोनों सच्ची होनी चाहिए। पर कसम खाली वापस लौट आया। गांव में सरपंच का चुनाव बड़ी जोरों शोरों पर था। उस दिन सरपंच चुनाव का टिकट बांट रहा था। उस दिन सरपंच का एक विरोधी मेरे पास आया। उसने मुझे आशीर्वाद दी। उस बूढ़े आदमी के बेटे के साथ उस सरपंच के लड़के की लड़ाई हुई थी जिसमें उसने जानलेवा हमला किया था। उसी जुर्म में वो वहाँ जेल में बंद था। बूढ़े ने कहा, ये सरपंच गांव के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कर दिखाओ, क्योंकि तुम्हें लोग काफ़ी दूर दूर तक जानने लगे हैं कि तुम गायत्री कलेक्टर के पति हो। गायत्री के स्वभाव की वजह से सारे गांव वाले तुम्हें ही वोट करेंगे और ये मेरा वादा है। और मैं जहाँ तक हो सके मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। और मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं पैसों से सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जैसे बहुत गरीब लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मैं उस रात काफ़ी देर तक सोचता रहा। वो मैंने पक्का इरादा कर लिया। उस बूढ़े आदमी के साथ जाकर सरपंच के चुनाव का टिकट ले आया। टिकट लेने गया तो वहाँ सामने ही गायत्री बैठी थी। मैं जब भी गायत्री को देखता तो उससे नज़रें नहीं मिला पाता था। उसने मुझे देखा और कुछ न कहा, लेकिन उस बूढ़े अंकल ने गायत्री से वादा किया, अब गगन पहले जैसा नहीं है, कुछ करके दिखाना चाहता है। वह उस गांव के लिए कुछ करना चाहता है। गायत्री ने कुछ न कहा, बस इतना कहा, बस इसके लिए मेहनत और मोहब्बत चाहिए। और शायद अगर तुम कुछ कर सको तो उस गांव के लिए कुछ कर दिखाओ। गगन ने टिकट ले लिया और अपना दिल बहुत बड़ा किया। गगन ने अपना सारा खेत बेचा, यहाँ तक कि गगन ने अपना घर भी बेच दिया और गांव की समस्याओं को सुलझाने लगा। उसको बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सरपंच जो था बहुत पैसे वाला था, जमींदार था और उसके विदेश में कई कंपनियां चल रही थी। पुराने सरपंच के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन नए उम्मीदवार गगन के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। सिर्फ अब वो गांव की सेवा में लगा हुआ था। वह अपना जान लगाकर ये सब कुछ कर रहा था। उसने उस गांव को बिल्कुल शहर में बदल दिया। सरकारी पीने का पानी लगवाया, बिजली और जो गांव की सड़कें थीं उसको भी ठीक करवाया। कई गांव के लोग इस बात पर बहुत खुश हुए थे। गांव के तरफ से गगन को बहुत सपोर्ट किया जाने लगा था, लेकिन सामने पुराना सरपंच भी टक्कर का था।
वह लोगों को गुप्त तरीके से पैसे बांट रहा था और गांव के लोगों को गुमराह कर रहा था। उसी वोट के प्रचार में पैसे बांटने का झूठा इल्जाम गगन पर लगा चुका था। अब वो गगन नहीं था, अब वो बहुत मेहनती हो गया था। एक दिन खेत में मजदूरों के साथ काम कर रहा था, वहाँ से उसे पुलिस पकड़कर जेल ले गई। उस पर पैसे बांटने का झूठा आरोप था, जबकि पहले वाला सरपंच पैसे बांट रहा था। इसको साजिश के तौर पर फंसाया गया था। जेल के सलाखों के पीछे था। उसे आज पहली बार अंदाजा हुआ था। जिस औरत को वह सिर्फ एक चुप्पी, एक साया समझता रहा, हकीकत में एक इंसान थी, जिससे तन्हा जिंदगी व जख्म सहे थे, जिससे वह खुद भागता रहा। वह रात जेल के दीवारें और गायत्री की चुप्पी उसके अंदर का हर बंद दरवाजा खोल चुकी थी। उसे गायत्री की आंखों में एक दर्द नजर आया था। वह दर्द जो बरसों से जुबान पर न आया, ना शिकायत बनी, बस अंदर ही अंदर जलता रहा। वह जान चुका था उसका जुर्म सिर्फ लोगों को गुमराह करना नहीं था, लोगों की सच्चे दिल से सेवा करना चाहता था। उसे याद आया जब उसने किसी के सपनों को, उसके जज्बों को, उसकी चुप्पी को कमतर समझा था। ये पाप था जिसकी सजा जेल से नहीं, जमीर से मिलती हो। गायत्री ने गांव के लोगों की गवाही पर अपने पति गगन को जेल से रिहा करवाया था। गायत्री के सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। आज सूरज की रोशनी जैसे कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रही थी। गगन खेतों के कोने में बैठा था, हाथों में छाले थे, माथे पर पसीना, दिल में एक उम्मीद थी, अपने गलतियों की पछतावा। उसकी आंखों के सामने जैसे उसकी पुरानी जिंदगी दिखाई दे रही थी। गायत्री की चुप्पी, उसके झूठे इल्जाम, जेल जाना, वे पल जब वो सलाखों के पीछे अपने आप से नजरें नहीं मिला पाया था। दूसरे पहर जब मजदूरों की भीड़ कुछ छटने लगी, गगन गांव वालों की नज़रों में जैसे मसीहा बनता जा रहा था। मजदूरों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा था। अब खुद को साए की तलाश में एक कोने में ले गया। वहाँ एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, मैला कुचैला कपड़ा में मिट्टी का प्याला, नज़र जैसे जमीन के नीचे छुपी हुई हो, कोई हकीकत तलाश कर रही हो। गगन ने उस पर एक उचटती निगाह डाली और थके कदमों से आगे बढ़ने लगा। मगर उस बाबा ने आवाज़ दी, ओ मेहनती, जरा बैठ जा, तेरे माथे पर सवालों की लकीरें गहरी हो गई हैं। गगन रुक गया। उसे हैरानी हुई, यह अजनबी कैसे उसके अंदर के गूंजों को जान गया था। वह धीरे से बोलता पीपल के नीचे बैठ गया। गगन ने पूछा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, चेहरे पर कुछ नहीं, तेरे कंधों पर वो बोझ है जो सिर्फ तेरे मेहनत का नहीं, शर्मिंदगी और भागे हुए वक्त का है। गगन ने नजरें झुका ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ हाथ से निकल गया है। गायत्री, घर, इज्जत, अब सिर्फ वो बोझ है। उस बाबा ने गर्दन झुकाकर एक छोटा सा पत्थर जमीन से उठाया, उसे गगन की हथेली में रखा और बोला, ये पत्थर तेरे हाथ में तब तक बेकार है जब तक तू उसे चलाना ना जान जाए। इज्जत भी ऐसे नहीं मिलती, उसे कमाई जाती है, और खुद उस रोशनी को इंसान अपने अंदर लाता है, दूसरों की आंखों में चमक लाने के लिए, खुद को देखने के लिए। गगन चुप रहा। अंदर कुछ हिलने लगा, जैसे किसी मुर्दा इंसान में खून की एक लहर दौड़ गई हो। मैं क्या करूं? उसने बेबसी से पूछा। बाबा ने धीरे से कहा, दो रास्ते हैं तेरे पास, या तो तू बाकी उम्र इस बोझ में बिता दे, या फिर खड़े होकर वह बन जा जिसे देखकर कल का गगन तुझ पर गर्व करे। गगन की आंखों में नमी आ गई। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, मैं या तो अपनी जिंदगी संवारूंगा या मरूंगा, लेकिन अब ऐसे नहीं जीऊंगा। बाबा जी ने उसे आशीर्वाद भी दी, जा बच्चा, अपना बोझ अपने कंधे पर उठा, खुद को वो मकाम दे जो तू दूसरों से मांगता रहा है। उस रात गगन ने सोने से पहले अपने बिस्तर को नहीं, अपने जमीर को साफ किया। उसने अपने सारे बेकार कागज फाड़ दिए। वह कपड़े जिसमें बोझ उठाता था उसे धोकर तह लगा दिए, और अगली सुबह फिर से गांव के काम में जुट गया। कई गांव उसके सपोर्ट में खड़ा था। पुराने सरपंच का भी माथा घूम रहा था। वह हर उस साजिश में लगा हुआ था कि इसे हरा दे। इसी तरह मेहनत करते करते इलेक्शन का दिन भी आ गया। इलेक्शन के दिन सभी गांव वाले बड़े ही खुश थे। पुराने सरपंच ने कई जगह छापा मरवाए, कई जगह साजिश की, तो गायत्री भी अंदर अंदर गगन के साथ थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी गगन अब सीधे रास्ते पर चल रहा है। पर गगन गायत्री की परवाह किए बिना अपने काम में जुटा रहा। उसने कभी गायत्री अपने काम के बीच में नहीं लाया। वह जब भी गायत्री के सामने जाता बहुत शर्मिंदा हो जाता था। आखिर इलेक्शन भी बीत गया। अब इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार था। इधर गगन ने अपना सब कुछ बेचकर उस इलेक्शन में और उस गांव के भलाई के लिए बहुत कुछ किया था। वह सिर्फ अपनी मेहनत को नज़र में रख रहा था। उसे जीत हार की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे अब तसल्ली थी, पर पूरा गांव उसके जीत के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब वह दिन भी आया जब गगन का नाम अनाउंस हुआ और उस गांव का सरपंच कहलाने लगा, उसके बाद गगन ने उस गांव को बिल्कुल शहर जैसा बना दिया था।
उसमें कई स्कूल खोले। एक स्कूल उसने गायत्री के नाम से खोला था। आज उसकी ओपनिंग थी। घर में बैठा सोच रहा था, तभी उसे उस बाबा जी की बात याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, वही पत्थर अभी तक सुरक्षित था। वह जान गया था कि इज्जत किसी के नाम से नहीं, अपने किरदार से बनती है, और अगर किरदार मजबूत हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसने आसमान की तरफ देखा, धीरे से कहा, गायत्री, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं, खुद को वापस लाने के लिए बदल रहा हूँ। दरवाजे पर सुबह की रोशनी फैल रही थी। शायद यही रोशनी उसके दिल में भी जागने लगी थी, और शायद पहली बार गगन सच में जाग चुका था। मौसम बदल रहा था, हल्की हल्की सर्दी थी, जैसे जमीन पर बिखरे पुराने पापों को धोने का मौसम आ चुका हो। गगन वह नहीं था जो एक जमाने में गांव छोड़कर चला गया था। अब वह रोज सूरज निकलने से पहले जागता था, थके हुए जिस्म के साथ, मगर पक्का इरादा था। गांव के लोग सभी इज्जत से बुलाते थे। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, पर इज्जत उसने कमा ली थी। गांव का पुराना मुखिया अपना मुंह छुपाए घूम रहा था, लोगों को उल्टी सीधी बातें बता रहा था कि जो कुछ भी बना है वह सिर्फ गायत्री की वजह से हुआ है। गायत्री ने उसका बहुत सपोर्ट किया है, जबकि गायत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वह भी चाहती थी गगन वापस लौट आए और अपनी मेहनत से वह सब कुछ बनाए, और आज गायत्री को वो बदला हुआ दिखाई दिया था। उसके दिल में एक बीज बोया जा चुका था, अपने पापों का पश्चाताप करने का, अपनी गुमशुदा इज्जत वापस हासिल करने का। एक दिन उसने फैसला किया, अब वक्त आ गया है वह गायत्री से माफ़ी मांग ले। दिल से नहीं, ना ही शब्दों से, बल्कि अपने व्यवहार से। उसके ऑफिस गया। गेट पर मौजूद गार्ड ने रोकना चाहा, मगर गगन ने बड़े तसल्ली शब्दों में कहा था, बस एक बार मिलना है उनसे। कुछ पल बाद गायत्री के कमरे का दरवाज़ा खुला। कुर्सी पर बैठी फाइल देख रही थी। जब उसने गगन को अंदर आते हुए देखा तो चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक थकान सी छाई थी। वह चुप रही, जैसे कुछ इंतजार हो कि अब क्या होगा। गगन ने नज़रें झुकाई और धीरे से बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, उस वक्त के लिए जब तुम्हें मैंने नज़रअंदाज किया था, तुम्हें कम समझा था, तुम्हारे सपनों को बेमोल समझा। गायत्री ने चुपके से सुना, मगर कुछ बोली नहीं। गगन आगे बढ़कर कहा, कल तुम्हारे नाम की स्कूल की ओपनिंग है, तुम्हें उसमें आना पड़ेगा, और गांव वाले भी यही चाहते हैं। स्कूल का कागज़ और उसका लाइसेंस उसके सामने रखा। देखो, मैंने स्कूल बनवाकर तैयार किया है उन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे कमज़ोर हैं, जिन्हें कभी कोई मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि जो मैं ना बन सका वे कोई और बन जाए। गायत्री ने कागज़ को हाथ में लिया। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने कागज़ पर लिखी सादा लाइन थी, मगर उसमें जज्बे की एक लहर थी, सच्चाई थी। मैं चाहता हूँ तुम स्कूल के ओपनिंग में ज़रूर आओ, उसकी शुरुआत करो। ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी ही सोच की उपज है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे सपनों को अपना समझा। गायत्री ने नज़रें उठाकर गगन को देखा। उसके चेहरे पर वही चुप्पी थी जो बरसों पहले थी, मगर अब वह चुप्पी सुकून में शामिल थी। माफ़ी हमेशा शब्दों से नहीं मिलती गगन, कुछ गलतियाँ सिर्फ वक्त और व्यवहार और बलिदानों से धुल जाती है। गगन ने सर झुकाकर कहा, इसलिए तो तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोशिश दिखावे की नहीं है, हिम्मत की है। कुछ दिन बाद पूरे गांव में चर्चा था। गगन उस पूरे गांव का सरपंच था, और उसकी पत्नी गायत्री उस जिले की मजिस्ट्रेट थी। उन्होंने ही मेहनत की थी, अपने आप को खोकर कुछ पाने की हिम्मत पैदा की थी। आज उस हिम्मत ने उन्हें कहाँ पहुँचाया था। अब गांव में उन दोनों की बहुत मान सम्मान थी, और उन दोनों की कहानी हर एक स्कूल में, हर एक गाँव में सुनाया जाने लगा था। कैसे छोटे से गांव की अनाथ बच्ची ने इतना सब कुछ खोने के बाद उसने अपना एक पहचान बनाया। पति ने सब कुछ खोकर, सब कुछ लुटाकर उसने गायत्री को पा लिया। आज हर किताबों में उनकी स्टोरी लिखी जाने लगी है। इंसान वही आगे बढ़ता है जो अपने आप को खोकर नया इंसान बनाता है, अपनी मेहनत और लगन से और सच्चाई से। वह अपने आप की एक अलग पहचान बनाता है। वह किसी भीड़ में शामिल नहीं होता, और न उसे पहचाने जाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। हर एक इंसान को अपने अंदर ऐसा ही जज्बा रखना चाहिए है। कितने भी बुरे रास्ते पर तुम चले जाओ, लेकिन जब तुम अपने आप को बदलोगे तभी तुम्हें अच्छा रास्ता मिलेगा। मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।